हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम बात करेंगे द बर्नआउट सोसाइटी के बारे में। ये कॉन्सेप्ट है फिलोसोफर ब्यूंग-चुल हन का। सो मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, क्योंकि अगले 40 मिनट हम समझेंगे कि आखिर हमारी सोसाइटी में इतना बर्नआउट, इतनी थकान क्यों है और ब्यूंग-चुल हन इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। इंपॉर्टेंटली, हम देखेंगे कि बर्नआउट पर्सनल फेलियर नहीं है, बल्कि एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है। पूरा सिस्टम की डायनामिक्स की वजह से हम थक रहे हैं। हम ये सब कुछ ऐसे समझेंगे जैसे आप दोस्तों से बात कर रहे हो। अब कुछ लोगों को लगता है कि मैं ये सब एआई से लिखवा के बोल रहा हूं। अरे भाई, इसमें मेरी काफी मेहनत लगती है। एक एक चीज जो आपको बताऊंगा उसको मैंने काफी रिसर्च करके लिखा है। हाँ, हम थोड़ी बहुत एआई की हेल्प लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा वहां से ही कॉपी करते हैं। और जब आप कंप्लीट पॉडकास्ट सुन लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। और लास्ट में मैं आपको एक एक सोर्सेस और रेफरेंस के बारे में बताऊंगा। तो इस एपिसोड में हम कवर करेंगे, पहले डिसिप्लिनरी सोसाइटी से अचीवमेंट सोसाइटी का शिफ्ट। ये क्या होता है और क्यों आजकल हर कोई बस अचीव करने की रेस में क्यों दौड़ रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम मिशेल फूको का भी जिक्र करेंगे, जिन्होंने डिसिप्लिनरी सोसाइटी को डिफाइन किया था। फिर बात होगी इंटरनलाइज्ड प्रेशर की, कैसे हम खुद को ही फोर्स करते हैं परफॉर्म करने के लिए, जबकि कोई एक्सटर्नल बॉस डंडे लेके नहीं खड़ा। यानी सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन के पैराडॉक्स को समझेंगे। फ्रीडम के नाम पर हम खुद को ही एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। यहाँ पे कार्ल मार्क्स का भी हल्का सा रेफरेंस आएगा, क्योंकि मार्क्स ने एक्सटर्नल एक्सप्लॉयटेशन की बात की थी और हान कहते हैं आज खुद अपने आप को एक्सप्लॉयट करना शुरू कर दिया है। फिर हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिविटी की कल्चर को, कैसे पॉजिटिव थिंकिंग और यस वी कैन जैसे स्लोगन्स भी एक तरह का कंट्रोल बन गए हैं। हान कहता है आज के जमाने में नेगेटिविटी यानी नो कहना ऑलमोस्ट गायब हो गया है और ये एक्सेस पॉजिटिविटी भी डेंजरस है। अगला टॉपिक होगा दी अदर, यानी दूसरे लोग या कोई भी डिफरेंस जो हमें चैलेंज करता है वो कैसे गायब होता जा रहा है। हान बोलते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी और कल्चर में हम एक नार्सिसिस्टिक बबल में रहने लगे हैं, जहां हम बस अपनी ही आवाज सुनते हैं। जेन्युइन अदरनेस या डिफरेंस कम हो गया है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद सोशल मीडिया एंड डेली लाइफ एग्जांपल्स। फिर हम आएंगे इन सब के आउटकम्स पर, क्योंकि ये जो अचीवमेंट प्रेशर, सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन और पॉजिटिविटी का ओवरलोड है, इसके साइकोलॉजिकल नतीजे क्या हैं। हान कहते हैं आज की बीमारियां न्यूरोनल इलनेसेस हैं, जैसे बर्नआउट सिंड्रोम, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह वगैरह। हम समझेंगे कि क्यों इतने लोग डिप्रेस्ड और एंग्शियस महसूस कर रहे हैं और कैसे ये सिस्टेमिक प्रॉब्लम है। वेरी इंपॉर्टेंट, हम ये क्लियर करेंगे कि बर्नआउट को अपनी पर्सनल नाकामयाबी मत समझो। इट्स नॉट दैट मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम ऐसा डिजाइन हो गया है कि सब लोग अपने आप को ठगा डालते हैं। बर्नआउट इज अ सोसाइटल इशू, नॉट जस्ट अ पर्सनल फेलियर। ये पॉइंट बहुत क्रूशल है अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी। ब्लेम गेम खुद पे कम हो अगर हमें पता हो कि सबको ये महसूस हो रहा है इस कल्चर में। साथ साथ हम दूसरे फिलोसोफर्स का जिक्र करेंगे लाइटली, जैसे मिशेल फूको, कार्ल मार्क्स, फ्रीडरिक नीचे। इनके रेफरेंसेस हम यूज करेंगे टू हाईलाइट और कॉन्ट्रास्ट हन के आइडियाज। फॉर एग्जाम्पल, फूको ने जो पुरानी सोसाइटी का मॉडल दिया था वो हन के मॉडल से कैसे डिफर करता है। मार्क्स की एक्सप्लॉयटेशन थ्योरी वर्सेस आज की सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन, और नीचे का जो एक्टिव लाइफ या विल टू पावर का आइडिया था, उससे हान का एम्फेसिस ऑन रेस्ट एंड नेगेटिविटी कैसे अलग है। डोंट वरी, हेवी कंपेयर नहीं करेंगे, सिर्फ सिंपल तरीके से समझाएंगे। और ऑब्वियसली थ्योरेटिकल बात के साथ हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी शेयर करेंगे, सो दैट आप कनेक्ट कर पाओ। वर्क कल्चर के कुछ सीन्स, हसल माइंडसेट की एग्जाम्पल्स, सोशल मीडिया की रेस, ये सब आपको सुन के लगेगा कि अरे हाँ, ये तो अपने साथ हो रहा है। द आइडिया इज कि फिलॉसफी को हम डेली लाइफ से कनेक्ट करें, ताकि ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएं। तो लेट्स डाइव इन। करीबन 40 मिनट का ये सफर होगा थ्रू हान्स फिलॉसफी। कहीं और ध्यान मत भटकाना। शुरुआत करते हैं एक बड़ा सोसाइटल शिफ्ट से जो हान डिस्कस करते हैं। ब्यूंग-चुल हान के एनालिसिस की शुरुआत एक बड़ा सोसाइटल शिफ्ट से होती है। हम डिसिप्लिनरी सोसाइटी से अचीवमेंट सोसाइटी में एंटर हो गए हैं। ये थोड़ा थ्योरेटिकल साउंड करता है, पर सिंपल है। पहले और आज की सोसाइटी का फर्क थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखें। डिसिप्लिनरी सोसाइटी यानी अनुशासन वाली समाज, इसका कॉन्सेप्ट फ्रेंच फिलोसोफर मिशेल फूको ने एक्सप्लेन किया था।
फूको ने नोटिस किया कि 18 से 20th सेंचुरी की सोसाइटीज में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस लाइक जेल्स, मेंटल असाइलम्स, स्कूल्स, मिलिट्री बैरक्स यूज होते थे लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए। सोसाइटी वॉज फुल ऑफ नो यू कांट डू दिस टाइप रूल्स। एक तरह से पावर एक्सटर्नल होता था, जैसे एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल या बॉस जो आपको गाइड या फोर्स करता था रूल्स फॉलो करने पे। सोचिए एक पुरानी फैक्ट्री या स्कूल, हर कोई टाइम पर आता, यूनिफॉर्म पहनता, सिर्फ ऑर्डर्स मानता। इफ यू ब्रेक रूल्स पनिशमेंट तय था। सर्वेलेंस और रिस्ट्रिक्शन से लोग सीधे रहें, जिसे फोको डिसिप्लिनरी पावर कहते थे। सिंपल शब्दों में डिसिप्लिनरी सोसाइटी में आपको हर काम के लिए मना की आवाज बाहर से सुनाई देती थी। ये मत करो, वो मत करो। एक्सटर्नल डंडा था कंट्रोल का। अचीवमेंट सोसाइटी यानी प्राप्तिकर समाज या यस वी कैन सोसाइटी। हन कहते हैं आज हम एक नई रिजीम में जी रहे हैं। आजकल के सीन्स देखो, ऑफिसेज, जिम्स, स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स, एंडलेस शॉपिंग मॉल्स, 24/7 ऑनलाइन वर्ल्ड, ये सब मिलकर डिफाइन करते हैं हमारी सोसाइटी। अब लाइफ का मंत्र है नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू कैन बी एनीथिंग। साउंड्स मोटिवेटिंग, राइट? पर इसी में एक प्रेशर छिपा है। आज के जमाने में फोकस प्रोहिबिशन से हटकर परफॉर्मेंस पे आ गया है। पहले सोसाइटी बोलती थी ये मत करो, अब सोसाइटी सटली ये मैसेज देती है तुम और कर सकते हो और अचीव करो। Han literally writes, today's society is no longer Foucault's disciplinary world of hospitals, madhouses, prisons. It has long been replaced by another regime, a society of fitness studios, office towers, banks, airports, shopping malls. मतलब अब गिरमिटिया जैसा बंदिश वाला माहौल नहीं, बल्कि एक फ्लैशी, कॉर्पोरेटाइज्ड, सीमिंगली फ्री एनवायरनमेंट है जहां हर कोई खुद को इम्प्रूव करने में लगा है। हान इस ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स की जगह इंटरनल मोटिवेशन ने ले ली है। अब कोई जेलर हमें फोर्स नहीं कर रहा, हम खुद ही अपने आप को पुश करते हैं। सोसाइटी ने ओबीडियंट सब्जेक्ट्स को जो बस हुक्म मानते थे ट्रांसफॉर्म करके अचीवमेंट सब्जेक्ट बना दिया है। अचीवमेंट सब्जेक्ट का मतलब आज का आदमी और औरत खुद को एक प्रोजेक्ट की तरह देखते हैं, ऑलवेज ट्राइंग टू मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस। हान कहते हैं आज का इंसान खुद को एक एंटरप्रेन्योर की तरह ट्रीट करता है, एन एंटरप्रेन्योर ऑफ देमसेल्व्स इंस्टेड ऑफ बीइंग जस्ट एन ओबीडिएंट वर्कर। सुनने में तो बड़ा एम्पावरिंग लगता है, बी योर ओन बॉस, लेकिन यही कैच है जो अगले सेक्शन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक और चीज, डिसिप्लिनरी सोसाइटी में लाइफ के अलग डोमेन्स थे, काम का टाइम अलग, पर्सनल लाइफ अलग। पर आज अचीवमेंट सोसाइटी में काम और पर्सनल लाइफ की बाउंड्री ब्लर हो गई है। यू माइट हैव नोटिस्ड, फोन्स और लैपटॉप्स की वजह से ऑफिस का काम घर आता है और कभी कभी पर्सनल लाइफ भी ऑफिस में घुस जाती है। लाइक वर्क प्लेसेस ट्राइंग टू बी फन विद गेम्स सो दैट यू नेवर रियली स्टॉप थिंकिंग अबाउट वर्क। The line eliminates clear boundaries between work and personal life perfectly describes achievement society. हान का कहना है कि ये जो नया मॉडल है, इसमें लोग खुद को एक तरह से एंटरप्रेन्योर या ओनर मानते हैं और दूसरी तरफ विक्टिम भी बन जाते हैं अपने ही प्रेशर के। यानी फ्रीडम और कंपल्शन की लाइन ब्लर हो गई है। ऐसा कैसे? चलिए इस पैराडॉक्स को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि यही समझने वाली बात है। हम सोचते हैं हम फ्री हैं, पर एक्चुअली हम अपने आप को खुद ही एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। सेल्फ एक्सप्लॉइटेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने देखा कि कैसे सोसाइटी एक्सटर्नल नो से इंटरनल यस आई कैन, आई शुड की तरफ शिफ्ट हुई है। इसका नतीजा ये हुआ है कि जो पहले जालिम या मालिक बाहर था, जो काम करवाता था, वो अब अंदर घुस गया है। In Han's words, the exploiter is simultaneously the exploited. Perpetrator and victim can no longer be distinguished. यानी हम अपने ही ऑप्रेसर बन बैठे हैं और खुद ही जुल्म का शिकार भी। सोचो एक एग्जाम्पल से, एक कॉर्पोरेट ऑफिस का एम्प्लॉय है, लेट्स कॉल हिम राज। डिसिप्लिनरी जमाने में राज का बॉस उस पर नजर रखता, लेट आया तो डांट पड़ती, ज्यादा ब्रेक लिया तो पनिशमेंट। आज अचीवमेंट कल्चर में राज का बॉस शायद उतना माइक्रो मैनेज ना करे, कह देगा वी ट्रस्ट यू, बी प्रोएक्टिव, यू ओन योर प्रोजेक्ट्स। इनिशियली राज फील्स ग्रेट, फ्रीडम है, पर फिर राज खुद अपने ऊपर इतना प्रेशर डालने लगता है आउट परफॉर्म करने का कि वो दिन रात काम करता रहता है। लैपटॉप पर सभी भी रिपोर्ट्स बनाना, ईमेल्स चेक करना, क्योंकि उसके अंदर से आवाज आती है आई नीड टू डू मोर, आई नीड टू यूटिलाइज ऑल माई टाइम प्रोडक्टिवली। किसी ने जबरदस्ती नहीं कही इतनी देर काम करो, ही चूजेस टू, पर चॉइस ऐसी है जो कंपल्शन जैसी बन गई है। हम इसी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। वो लिखते हैं कि द अचीवमेंट सब्जेक्ट गिव्स इटसेल्फ ओवर टू फ्री स्टैंडिंग कंपल्शन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस। ध्यान दो, फ्री स्टैंडिंग कंपल्शन,
मतलब बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के खुद ही अपने ऊपर कंपल्शन। ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डायनामिक क्रिएट करता है जहां इंसान को लगता है वो अपनी मर्जी से मेहनत कर रहा है, सो इट फील्स लाइक फ्रीडम, बट एंड रिजल्ट उसका खुद को थका देना, बर्बाद कर देना है। इसीलिए हान इसको वॉलंटरी सेल्फ डिस्ट्रक्शन डिस्गाइज्ड एज फ्रीडम कहते हैं। कितना ज्यादा आयरॉनिक और स्कैरी है ये सोचने में, राइट? कार्ल मार्क्स की थ्योरी अगर आपने सुनी हो तो उन्होंने बोला था कि कैपिटलिज्म में वर्कर को कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट करता है, मजदूर का पसीना कैपिटलिस्ट का पैसा। बट हान बोलते हैं टुडे वी लिव इन अ पोस्ट मार्क्सिस्ट एज। एक्सप्लॉइटेशन नो लॉन्गर टेक्स प्लेस एज एलियनेशन बट एज फ्रीडम, एज सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन। मतलब अब कोई एक्सटर्नल कैपिटलिस्ट आपको विप से नहीं मार रहा, आप खुद को उससे भी ज्यादा ड्राइव करते हो अंडर द बैनर ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। हान ने एकदम क्लियर लिखा है, हियर देयर इज नो अदर एज एक्सप्लॉइटर फोर्सिंग मी टू वर्क, rather I voluntarily exploit myself in the belief that I am realizing myself. This is the diabolical logic of neoliberalism. डायबॉलिकल लॉजिक, क्योंकि शैतानी तरीके से सिस्टम ने हमें ये इल्यूजन दे दिया कि हम खुद के लिए कर रहे हैं, अपने सपने पूरे कर रहे हैं, जबकि हम पूरे सिस्टम के एजेंडा को सर्व कर रहे हैं बाय ओवरवर्किंग आवरसेल्व्स। फ्यूको की बात करें तो हान कहता है फ्यूको जैसा ब्रिलियंट थिंकर भी इस नई सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन वाली टेक्निक को नहीं देख पाया था। फ्यूको ने डिसिप्लिन और सर्वेलेंस की बात की जो ऑप्रेसिव थी। हान कहते हैं आज जो नियोलिबरल पावर है वो ऑप्रेसिव नहीं, सिडक्टिव एंड परमिसिव है। लोगों को आजादी का एहसास देता है ताकि वो और पैशन से काम करें। We voluntarily and passionately exploit ourselves, believing that we fulfill ourselves. We are absolute servants exploiting themselves without a master. यानी so called free लोग actually servants बन गए हैं अपने ही अंदर के बॉस के। हम तो यहां तक कहते हैं self exploitation is more efficient than exploitation by others because it goes hand in hand with the feeling of freedom. मतलब जब आपको लगता है मैं अपनी मर्जी से ओवरटाइम कर रहा हूं, मैं अपना स्टार्टअप हासिल कर रहा हूं क्योंकि मुझे पैशन है, तो आप और ज्यादा एफर्ट डालोगे बिना शिकायत के। कोई आपको ऑप्रेस करे तो आप स्ट्राइक करोगे, लेकिन अगर आप खुद ही अपने आप को ऑप्रेस कर रहे हो, यू वोंट इवन रियलाइज टू रेजिस्ट। दैट्स व्हाई इट्स सो एफिशिएंट फॉर द सिस्टम। अब देखिए, ये चीज हम सब की जिंदगी में कहीं ना कहीं दिख जाती है। एक रियल लाइफ सिनारियो, मानो एक दोस्त है आकाश, जो दिन में अपनी 9 to 5 जॉब करता है और रात को अपना साइड बिजनेस यानी साइड हसल भी चलाता है। वीकेंड्स पे कोर्सेज करता है टू इन्वेस्ट इन हिमसेल्फ। ऊपर से जिम जाके बॉडी भी बनाना चाहता है क्योंकि सोसाइटी ने कहा कि हर एस्पेक्ट में बेस्ट बनो। अगर कभी एक दिन वो रिलैक्स भी करना चाहे, उसके अंदर गिल्ट आता है कि आई एम वेस्टिंग टाइम, आई शुड बी डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। दिस गिल्ट इज इंटरनलाइज्ड प्रेशर। कोई उससे कह नहीं रहा कि संडे को भी काम करो, पर फिर भी वो खुद रेस्ट नहीं ले पाता। यही तो सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन है। आकाश इज बोथ द बॉस एंड द वर्कर। एक अंदर का बॉस जो कंटिन्यूसली कहता है और करो और अचीव करो, एंड द वर्कर पार्ट ऑफ हिम कीप्स लॉगिंग। इवेंचुअली क्या होगा? अगर ह्यूमन बॉडी और माइंड को आप कभी ब्रेक नहीं दोगे तो एक दिन ब्रेक डाउन हो जाएगा। बर्नआउट या डिप्रेशन स्ट्राइक कर सकते हैं। इसके बारे में हम अगले सेक्शंस में आएंगे। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब इंसान खुद को एक्सप्लॉइट करता है तो जब फेलियर होता है या थकान होती है तो वो सारा ब्लेम भी खुद पर लेता है। This is tragic. If I fail, I take responsibility for this failure. If I go bust, I have only myself to blame. हानि ऑब्जर्व करते हैं कि आजकल हर बंदा यही सोचता है। पहले अगर कोई काम नहीं होता था तो लोग कहते थे सिस्टम खराब है या बॉस एक्सप्लॉइट कर रहा है। अब प्रोजेक्ट फेल हो गया या गोल्स मीट नहीं हुए तो बंदा सोचता है मेरी मेहनत कम थी, आई एम नॉट गुड इनफ। गिल्ट और सेल्फ ब्लेम डबल हो जाता है। इससे क्या होता है, लोग और ज्यादा अपने आप को पनिश करते हैं या होपलेस फील करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनकी अपनी कमी है। सिस्टेमिक प्रॉब्लम होते हुए भी पर्सनल फेलियर जैसा फील होता है क्योंकि कोई एक्सटर्नल एनिमी है ही नहीं ब्लेम करने को। इज द कॉल इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड द हाउस एज दे से। हां, बिल्कुल सही निशाना लगाते हैं इस पर। देयर इज नो इमर्जिंग कलेक्टिव, नो वी दैट कुड राइज अप अगेंस्ट द सिस्टम। अगर हर कोई अपने आप को ही दोष देगा तो कलेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे होगा? सबको लग रहा है मैं अकेला कमजोर हूं, बाकी लोग तो मैनेज कर रहे हैं, पर असल में हर कोई अंदर से टूट रहा है इस प्रेशर से। बस सब एक दूसरे को दिखाते नहीं हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रैप जहां आपको लगता है आप फ्री हैं और गलतियां सिर्फ आपकी हैं, जबकि पूरा कल्चर आपको अननेसेसरीली पुश कर रहा है। इन्हीं रीजन से हान एक बड़ा पावरफुल लाइन बोलते हैं, इट इज नॉट ऑपरेशन बट डिप्रेशन दैट इज द पैथोलॉजिकल साइन ऑफ आवर टाइम्स। पहले जमाने में लोगों को दबाया जाता था ऑपरेशन, आज के जमाने की निशानी है लोग खुद को दबा के बीमार हो जाते हैं, डिप्रेशन। थिंक अबाउट इट, हम हेडलाइंस में देखते हैं कि इतने % लोग एंजाइटी मिड्स ले रहे हैं, इतने यंग लोग बर्नआउट की वजह से जॉब छोड़ रहे हैं, एटसेट्रा। ये सब सिम्टम्स हैं इस सेल्फ एक्सप्लॉयटेटिव अचीवमेंट कल्चर के।
लेट्स रिकैप दिस इन सिंपल टर्म्स। अचीवमेंट सोसाइटी इक्वल्स सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन की सोसाइटी। हान सीधे शब्दों में कहते हैं, अचीवमेंट सोसाइटी इज द सोसाइटी ऑफ सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन। द अचीवमेंट सब्जेक्ट एक्सप्लॉइट्स इटसेल्फ अंटिल इट बर्न्स आउट। ये लाइन सुन के ही आपको समझ आ जानी चाहिए कि इस फिलॉसफी का जिस्ट क्या है। हम खुद को एक्सप्लॉइट करते जाते हैं जब तक हम पूरी तरह जल न जाएं, बर्न न जाएं, लाइक अ कैंडल दैट बर्न्स इटसेल्फ फ्रॉम बोथ एंड्स। अब तक हमने प्रेशर और सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन की बात की, पर यह प्रेशर क्रिएट कैसे होता है? सिर्फ कंपटीशन से? एक बहुत बड़ा फैक्टर है पॉजिटिविटी का कल्चर, जिसमें हर चीज को पॉजिटिव स्पिन में देखने को बोला जाता है, नो मैटर व्हाट। अगली सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे पॉजिटिव थिंकिंग की ओवरलोड भी एक नया टिरनी या तानाशाही बन गया है। हमें लगता है पॉजिटिव एटीट्यूड होना तो अच्छी बात है, और वैसे जिंदगी में होपफुल रहना, पॉजिटिव रहना इंडीड अच्छा होता है। पर हान जिस एक्सेस पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं वो कुछ और है। उनका आर्ग्यूमेंट है कि हमारी सोसाइटी में नेगेटिविटी की स्पेस खत्म होती जा रही है। हर जगह एक पॉजिटिविटी का यूफोरिया या प्रेशर है। दिस साउंड्स एब्स्ट्रैक्ट, तो चलिए एकदम कॉन्क्रीट एग्जांपल से शुरू करते हैं। 2008 में बराक ओबामा का कैंपेन स्लोगन बड़ा फेमस हुआ था, यस वी कैन। या फिर नाइकी का टैगलाइन देख लो, जस्ट डू इट। आपने 1000 मोटिवेशनल पोस्टर्स देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, यू कैन अचीव एनीथिंग इफ यू सेट योर माइंड टू इट, स्काई इज द लिमिट, नेवर गिव अप। ये सब सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, वेरी इंस्पायरिंग एंड पॉजिटिव, लेकिन बायंग-चुल हान कहते हैं इस यस वी कैन वाले वाइब में एक हिडन कमांड है, एंड दैट इज यस वी मस्ट या शुड। समझ रहे हो? जब हर तरफ ये मैसेज हो कि तू कर सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो इम्प्लिसिटली ये भी बोल रहे हैं कि तो तुम्हें करना चाहिए, अचीव करना ही चाहिए, रुकना मना है। सोसाइटी डजंट एक्सप्लिसिटली से यू मस्ट नॉट रेस्ट, बट जब हर चीज पॉसिबल है और पॉजिटिव थिंकिंग से सब जीत सकते हो, तो रेस्ट करना या नो कहना एक तरह से नेगेटिव एटीट्यूड माना जाता है। हान लिखते हैं, यस वी कैन साउंड्स एम्पावरिंग, बट इनक्लोज्ड विद इन इट इज यस वी शुड। डिसिप्लिनरी सोसाइटी में हमें बोला जाता था नो यू कांट, ये गलत है, एक तरह का नेगेटिविटी जो बाउंड्री सेट करता था। आज अचीवमेंट सोसाइटी में हर तरफ यस यू कैन का स्लोगन है। ये पॉजिटिविटी है जो एक तरह का इंपेरेटिव बन गया है। हान के शब्दों में, वी आर नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू एक्सोजेनस प्रोहिबिशंस, बट वी हैव इंटरनलाइज्ड द मैंडेट्स ऑफ अचीवमेंट, स्लेव्स टू द कल्चर ऑफ पॉजिटिविटी, सब्जुगेटेड बाय द इंपेरेटिव यस वी शुड। यानी हमें हर मौके को हाँ बोलना है, हर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, क्योंकि लिमिट्स तो सिर्फ दिमाग में होती हैं। द रिजल्ट, बाइंग इनटू द यस वी कैन कल्चर चेंज अस टू अ लाइफ ऑफ सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन, ब्लाइंडेड बाय पैशन एंड डिटर्मिनेशन अंटिल वी कोलैप्स। हम इतने पॉजिटिव पैशन से भर जाते हैं कि हमारे अंदर नो बोलने की कैपेसिटी ही खत्म हो जाती है और हम खुद को थका डालते हैं। आपने एक टर्म सुना होगा, टॉक्सिक पॉजिटिविटी। ये ऑलमोस्ट वैसा ही कॉन्सेप्ट है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी मतलब जब आप हमेशा कहते हैं डोंट थिंक नेगेटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, इवन व्हेन सिचुएशन खराब है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन एक्सप्रेस करता है तो उन्हें कहते हैं जस्ट चीयर अप, फोकस ऑन द गुड थिंग्स। ऑन सरफेस अच्छा एडवाइस है, बट एक्चुअली इट कैन इनवैलिडेट रियल इश्यूज। हान एक फिलोसॉफिकल लेवल पे कह रहे हैं कि पॉजिटिविटी का ओवरडोज हमारी सोसाइटी को एक नए तरीके से वायलेंट बना रहा है। उनके शब्द हैं, द वायलेंस ऑफ पॉजिटिविटी डज नॉट डिप्राइव, इट सैचुरेट्स, इट डज नॉट एक्सक्लूड, इट एग्जॉस्ट्स। वाओ, लेट्स अनपैक दैट। पॉजिटिविटी की वायलेंस अलग है। वो आपसे कुछ छीनती नहीं, जैसे कोई आपका हक छीनता है, बल्कि आपको चीजों से सैचुरेट, भर कर देती है। वो आपको बैन नहीं करती, बल्कि इतना ओवरवेल्म करती है कि आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। यानी बिना खून बहाए भी पॉजिटिविटी का ओवरलोड एक तरह से डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि आपको ब्रेक नहीं मिलता। हर वक्त आपको ग्रेट, ऑसम, कैन डू मोड में रहना है। सोसाइटी आपसे नो छीन लेती है। हाँ का पॉइंट है कि नेगेटिविटी, थोड़ा बोर्डम, थोड़ा ना कहना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इट गेव अस टाइम टू रिफ्लेक्ट, रेजिस्ट और जस्ट रिकूपरेट। आज के कल्चर में नेगेटिव इमोशंस और स्टेट्स बहुत बुरी चीज मान ली गई हैं। इफ यू से आई एम टायर्ड, आई कांट डू मोर, लोग बोलते हैं अरे डोंट से दैट, you've got this. If you express doubt, you might hear, stop being negative, be optimistic. कंपनीज भी अपनी कल्चर में पॉजिटिव वाइब्स ओनली प्रमोट करती हैं। सोशल मीडिया पर देख लो, हर कोई अपनी लाइफ का हाईलाइट ही दिखाता है। तकलीफ रेयरली कोई शेयर करता है ओपनली, और करे तो लोग बोलते हैं सिंपैथी गेन कर रहा है। सो सबको लगता है दूसरे इतने पॉजिटिव हैं तो मुझे भी हमेशा एंथुसियास्टिक रहना चाहिए। इट्स अ सटल प्रेशर। एक ऑफिस का एग्जाम्पल ले लो, वर्कप्लेस पॉजिटिविटी। आपने देखा होगा मैनेजर्स मोटिवेशनल स्लोगन्स लगाते हैं, देयर इज नो आई कांट इन आवर टीम, योर वर्क हार्ड, स्टे पॉजिटिव।
टीम मीटिंग्स में अगर कोई बंदा बोले ये डेडलाइन रियलिस्टिक नहीं है, कुछ जगह उसको तुरंत डोंट बी नेगेटिव, वी विल फाइंड अ वे कह दिया जाता है। मतलब जेन्युइन कंसर्न को भी हश कर दिया जाता है अंडर पॉजिटिव थिंकिंग। रिजल्ट, लोग अपनी रिजर्वेशंस बोलना बंद कर देते हैं। सब ऊपर ऊपर से ऑल गुड वी विल डू इट बोल के काम ले लेते हैं, फिर रात भर जागे खुद को पुश करके समहाउ कंप्लीट करते हैं या फिर क्वाइटली झेलते हैं स्ट्रेस। एक हेल्दी नो दिस इज टू मच कहने का कल्चर नहीं रहता, क्योंकि नो बोलना आपको लूजर या इनकॉम्पिटेंट जैसा लेबल कर सकता है। हाँ ने बहुत करेक्ट बोला, द मियर नॉलेज दैट वी कुड अचीव समथिंग फोर्सेस अस टू स्ट्राइव फॉर इट। सिर्फ इतना पता है कि थ्योरेटिकली पॉसिबल है तो करना ही है, मना करना ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि फिर लगता है मैं ही नकारा हूं। सोशल मीडिया और सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री भी इस पॉजिटिविटी को फ्यूल करते हैं। हर तरफ आप देखते हो हसल गुरुज बोल रहे हैं, थिंक पॉजिटिव एंड सक्सेस विल कम, इफ यू आर नॉट हसलिंग यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। द हसल कल्चर मोटो इज लिटरली नो एक्सक्यूजेज नो ब्रेक्स। ये एक तरह से वर्शिप ऑफ पॉजिटिविटी ही है। नेगेटिव यानी आराम या डाउट को ग्लोरीफाई नहीं किया जाता। रिजल्ट, सब दौड़ रहे हैं एक क्रेजी रेस में, स्माइलिंग ऑन द आउटसाइड पर अंदर से सब टेंशन में है। हाँ का ये भी ऑब्जर्वेशन है कि इतने पॉजिटिविटी के चक्कर में हम कुछ इंपॉर्टेंट नेगेटिव इमोशंस खो बैठे हैं। एग्जाम्पल, एंगर या रेज। गुस्से को बुरा माना जाता है ऑब्वियसली, पर हाँ कहते हैं थोड़ा बहुत गुस्सा, रेज कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, क्योंकि गुस्सा ही था जो पहले लोगों को इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होने की कैपेसिटी देता था। अब हम सब इतने पॉलिश्ड और पॉजिटिव बन गए हैं कि रेज की जगह बस इरिटेशन रह गई है। जैसे वो कहते हैं आजकल लोग सिर्फ ऑफेंड होते हैं या एनॉयड होते हैं, पर डीप रेज जिससे चेंज आ जाए वो नहीं फील कर पाते। बिकॉज टू फील रेज यूड हैव टू सी दिस सिचुएशन इज नॉट ओके, विच इज अ नेगेटिव जजमेंट। इंस्टेड हम सप्रेस कर जाते हैं या फिर छोटी छोटी चीजों पे बस खफा होते रहते हैं, लाइक ट्रोलिंग ऑन ट्विटर, बट किसी चीज को ड्रास्टिकली बदलने वाला जुनून मिसिंग है। इट्स एन इंटरेस्टिंग साइड पॉइंट। पॉजिटिविटी ने हमें सब ठीक है ऑल ओके मोड में डाल दिया तो हम रिवोल्ट भी नहीं करते इजीली, बी इट इन पर्सनल लाइफ और सोशल इश्यूज। Summing up, excess positivity acts as a new control mechanism. जहां पहले नो बोल के सोसाइटी रोक देती थी, अब यस बोल के सोसाइटी आपको इतना एम्पावर करती है कि आप खुद अपना ब्रेक पेडल भूल जाते हो। हान कहते हैं नेगेटिविटी का गायब हो जाना बहुत डेंजरस है, क्योंकि बिना नेगेटिविटी के कोई रेजिस्टेंस नहीं बचता। नेगेटिविटी जैसे दर्द, डाउट, रिफ्यूजल, ये चीजें इम्यून सिस्टम की तरह होती हैं सोसाइटी के लिए। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव चलोगे तो आप हर वो बाउंड्री क्रॉस कर जाओगे जो शायद इंपॉर्टेंट थी। थिंक ऑफ इट लाइक अ कार जिसमें सिर्फ एक्सेलरेटर है, ब्रेक गायब है, ऑब्वियसली क्रैश होगी इवेंचुअली। इन ह्यूमन टर्म्स क्रैश इक्वल्स बर्नआउट। हान लिखते हैं, excess of positivity leads to neuronal illnesses. Depression is the sickness of a society that suffers from excessive positivity. यानी बहुत ज्यादा yes, go, can do के माहौल में जो थकान और मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, वो ही डिप्रेशन या बर्नआउट की फॉर्म ले रहा है। It's not coming from someone actively stopping you. It's coming from too much drive. थोड़ी ना में भी सुख है दोस्तों। A little no gives you peace. जैसे कभी कभी प्लान कैंसिल करके घर बैठे रहना इज हीलिंग, बट आवर कल्चर फ्राउन्स ऑन दैट। डोंट क्विट, डोंट बी लेजी, फोमो मत फील कर, सो वी ओवरकम इट। एक पर्सनल लाइफ एग्जांपल यहाँ फिट होता है। रीना एक वर्किंग मॉम है, 2 बच्चों की माँ। ऑफिस में शी टेक्स एवरी न्यू प्रोजेक्ट ईगरली। यस आई कैन हैंडल इट, शी सेज, वांटिंग टू बी अ स्टार परफॉर्मर। घर आके शी वांट्स टू बी परफेक्ट मदर, हर स्कूल इवेंट में बेकिंग केक्स, वीकेंड में किड्स को आर्ट क्लास ले जाना, एटसेट्रा। सोशली भी एक्टिव रहना है क्योंकि सब कहते हैं नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है। उसको कहीं से मना नहीं आता क्योंकि लगता है आई शुड बी एबल टू डू इट ऑल इफ आई मैनेज टाइम वेल। Eventually she is exhausted and one day she breaks down crying, feeling like a failure. But actually society ने उसको कभी ये अलाउ ही नहीं किया mentally कि वो no I need help या no I can't do this additional task बोल सके। She always heard you are strong, you can do anything. जिसके चक्कर में she never set boundaries. This is how positivity imperative can lead to burnout in everyday life. हान की फिलॉसफी यहाँ एक तरह से नीचे के आइडिया से कॉन्ट्रास्ट करती है। नीचे 19th सेंचुरी फिलोसोफर ने बहुत यस सेइंग की बात की थी। अमोर फाती यानी फेट को गले लगाओ और लाइफ के हार्डशिप्स को भी हाँ कहो, अपने आप को ट्रांसेंड करो। नीचे बिलीव्ड इन ओवरकमिंग लिमिट्स टू क्रिएट द उबरमेंश यानी सुपरमैन। अब कोई सोचेगा हान को बोल रहा है इतना यस मीनिया खराब है, नीचे बोलता था लाइफ को हाँ करो। डिफरेंस कॉन्टेक्स्ट का है। नीचे wanted individuals to overcome meaningful challenges and not be bogged down by herd mentality. हान कह रहा है आज जिस चीज को हम हाँ बोल रहे हैं वो एक्चुअली हर्ड की रेस है जिसमें कोई हायर पर्पस नहीं, बस प्रोडक्टिविटी के लिए दौड़ है।
नीचे शायद आज होता तो देखता कि अरे ये क्या, तुम लोग अपने आप को मशीन बना लियो ग्रेटनेस के नाम पे, बट कहीं पहुंच नहीं रहे। इनफैक्ट हान खुद अप्रिशिएट करते हैं कॉन्टेम्पलेशन को, यानी सोचना, रुकना, more than constant action, even critiquing thinkers like Nietzsche and Hannah Arendt, जिन्होंने एक्टिव लाइफ को ग्लोरीफाई किया था। हान कहते हैं हाइपर एक्टिविटी एंड कॉन्स्टेंट बिजीनेस इज एक्चुअली रिग्रेसिव, इट फ्रैगमेंट्स अस एंड किल्स क्रिएटिविटी। So in a way, Han is saying, slow down. Even Nietzsche's active life needs a pause for thought. ये पॉइंट हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे टुवर्ड द एंड, जब हम सॉल्यूशंस की बात छेड़ेंगे। अब तक हमने 3 पिलर्स देख लिए हैं। एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर, यानी अचीवमेंट ओरिएंटेशन, फिर सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन और पॉजिटिविटी का प्रेशर। अब एक और चीज समझना जरूरी है। हान कहते हैं इस सब में द अदर, यानी हमारे अलावा कोई दूसरा जो होता है, उसका इंपॉर्टेंस कम होता जा रहा है। What does that mean? चलिए अगले सेक्शन में चलते हैं। द अदर एक फिलोसॉफिकल टर्म है, कैपिटल O अदर, जो सिग्निफाई करता है कोई भी जो आपसे अलग है, दूसरा व्यक्ति या कोई अपोजिंग आइडिया या कोई भी एक्सटर्नल एंटिटी जो आपसे डिफरेंट है। ट्रेडिशनली हम अपनी आइडेंटिटी और सोसाइटी दोनों अदर से एंगेज करके बनाते हैं, जैसे वी वर्सेस देम या सेल्फ वर्सेस फॉरेन। फ्यूकॉल्ट वाली पुरानी सोसाइटी में क्लियरली अदर डिफाइंड था, जैसे क्रिमिनल्स वर द अदर हु हैड टू बी लॉक्ड अप, एनिमीज इन वॉर वर अदर्स टू फाइट। बट आहान बोलते हैं कि आज के टाइम में अदर का कॉन्सेप्ट ही ब्लर हो गया है। सब कुछ एक जैसा सा स्मूथ वर्ल्ड बन गया है, जहां कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री, डिस्टिंक्ट अदरनेस नहीं बची। थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है। लेट्स ब्रेक इट डाउन टू डेली लाइफ। टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया। हान कहता है नई डिजिटल टेक ने बीइंग फॉर अदरनेस डाइल्यूट कर दिया है। सोशल मीडिया पे हम अपने आसपास अपना ही एको चेम्बर बना लेते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम में हम उन्हीं लोगों को फॉलो या फ्रेंड बनाते हैं जो हमारे जैसे सोचते हैं, जो हमें अग्री करते हैं। अगर कोई बहुत अलग ओपिनियन वाला है, हम उसे या तो ब्लॉक कर देते हैं या एल्गोरिदम हमें दिखाता ही नहीं। तो जो अदर है, जो टोटली डिफरेंट सोच या क्रिटिसिज्म ला सकता था, वो इफेक्टिवली गायब हो जाता है हमारे डिजिटल बबल से। हान ने एक जगह लिखा है, स्मार्टफोन एक डिजिटल मिरर की तरह काम करता है। It opens up a narcissistic space. The other is eliminated, a digital echo chamber in which subjective spirit encounters nothing but itself. The silent voice of the other is drowned out by the noise of the same. Ouch! यानी हम ऑनलाइन दुनिया में मोस्टली अपने ही रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, अपनी सोच का एको सुन रहे हैं, कोई हमें ट्रूली कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला कम रह गया है। हान कहते हैं हम ऐसे डिजाइन कर रहे हैं सिस्टम्स जहां रेजिस्टेंस एंड जेन्युइन डिफरेंस एलिमिनेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर आप शॉपिंग करने जाते थे तो शॉपकीपर के साथ थोड़ा इंटरेक्शन होता था, मे बी वो रूड हो या कुछ अलग बात हो जाए। अब आप अमेज़ॉन से क्लिक करके ऑर्डर कर दो, नो ह्यूमन इंटरेक्शन। और डेटिंग एप्स देखो, थोड़ा भी डिसप्लीजिंग ट्रेड दिखा प्रोफाइल में तो स्वाइप लेफ्ट, अगला। जो अदरनेस को झेलने का पेशेंस था, वो कम होता जा रहा है। हर चीज पर्सनलाइज्ड फीड है जो हमें वही दिखाती है जो हम देखना चाहते हैं। इससे नार्सिसिज्म बढ़ता है। वी बिकम द सेंटर ऑफ आवर ओन वर्ल्ड। डिसअपियरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अचीवमेंट सोसाइटी में एक इंटरेस्टिंग चीज और है कि जब सब लोग एक ही रेस में भाग रहे हैं, अपने आप से compete कर रहे हैं, एक कम्युनल सॉलिडेरिटी या कॉन्फ्लिक्ट की स्पिरिट कम हो जाती है। सब अपने में इतने बिजी हैं कि मिलके किसी एक्सटर्नल इशू से फाइट करना या दूसरों को ट्रूली एंगेज करना कम हो गया है। हान कहते हैं द सब्जेक्ट्स ऑफ न्यूलिबरल मेरिटोक्रेसी बिलीविंग देमसेल्व्स टू बी फ्री आर इन रियलिटी सर्वेंट्स, देयर इज नो वी। यहां एक सोशल अदर की भी कमी है। वी डोंट सी आवरसेल्व्स एज ग्रुप विद कॉमन कॉज, वी सी ईच पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्व्स। इसीलिए जैसे हम पहले बोले, कोई कलेक्टिव अदर लाइक ऑप्रेसर भी नहीं है जिसके खिलाफ सब मिलके लड़ें। तो एक शेयर्ड ब्रदरहुड सिस्टरहुड की फीलिंग भी कम हो गई। इंक्लूसिविटी वर्सेस ट्रू अदरनेस। हान एक और पैराडॉक्स पॉइंट आउट करते हैं। 20th सेंचुरी तक सोसाइटीज बहुत इम्यूनोलॉजिकल थीं, मतलब क्लियर डिमार्केशन अपना वर्सेस पर आया। अब ग्लोबलाइजेशन के दौर में
विच इन इटसेल्फ इज पॉजिटिव। इंक्लूसिविटी अच्छी बात है, हम कह तो रहे हैं सबको इंक्लूड करो, डिफरेंसेस मिटा दो, इट्स गुड इन टर्म्स ऑफ टॉलरेंस। बट हान कहते हैं अदरनेस इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय मेयर डिफरेंस। मतलब हम सरफेस लेवल पे डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर एकदम फंडामेंटल जो अदरनेस होती है, लाइक एकदम दूसरी आइडियोलॉजी को समझना एटसेट्रा, उसको एंगेज नहीं करते। वी ऑफन जस्ट लेट एवरीवन बी एज लॉन्ग एज कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, अ सॉर्ट ऑफ इनडिफरेंट टॉलरेंस। इससे क्या होता है, आइडेंटिटी का एक हिस्सा जो कॉन्ट्रास्ट से डिफाइंड होता था वो फेड हो गया। पहले आप कहते थे मैं ये हूं क्योंकि मैं ये नहीं हूं, निगेशन से आइडेंटिटी। अब हर कोई बोलता है मैं सब कुछ हो सकता हूं। इट्स फ्लूइड विच इज लिबरेटिंग बट ऑल्सो समवॉट अनएंकर्ड। हान बोलते हैं आजकल सोसाइटी पोर इन नेगेटिविटी हो गई है, कोई क्लियर अदर या ओपोजिशन नहीं, इसलिए हम एक ग्रे न्यूट्रलिटी में हैं जहां बहुत ज्यादा एक्साइटिंग या ग्रोथ वाली बात नहीं हो रही। थिंक ऑफ इट इवन एट साइकोलॉजिकल लेवल। जब हम सिर्फ अपने ही जैसे लोगों से घिर जाते हैं, हमारा वर्ल्ड व्यू नैरो हो सकता है और हम अपने आप को ही रिफ्लेक्ट करते रहते हैं। रियल ग्रोथ कभी कभी किसी दूसरी सोच से टकराने से होती है। लेकिन आज डिजिटल एज में अगर मुझे किसी का ओपिनियन पसंद नहीं, मैं अनफॉलो कर सकता हूँ, ब्लॉक कर सकता हूँ। एज अ रिजल्ट हम बहुत आइसोलेटेड और साइलोड हो गए हैं, जो आयरॉनिकली एक फीलिंग ऑफ लोनलीनेस भी लाता है। अचीवमेंट सोसाइटी में भी एक तरह का लोनलीनेस है। सब अपने आप को लेके इतने बिजी हैं कि कम्युनल बॉन्डिंग, जो वी फीलिंग है, वो कम हो गई है। हान ने एक कॉन्सेप्ट लिखा, द इरोजन ऑफ द सोशल, ऑल दैट रिमेन्स इज द बॉडी ऑफ द ईगो। हर कोई अपने सर्वाइवल, अपने परफॉर्मेंस में इतना लगा है कि कलेक्टिव रिचुअल्स, कम्युनिटी टाइम, ये सब डिमिनिश हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले लोग संडे को फैमिली के साथ या कम्युनिटी के साथ स्पेंड करते थे, चर्च या जस्ट पिकनिक। अब संडे इज ऑफन कैच अप ऑन वर्क और सेल्फ इंप्रूवमेंट डे और जस्ट रिकवर अलोन एट होम। सोशल अदर जो होता था, मजेदार तरीके से अस टायर्डनेस वर्सेस आई टायर्डनेस का कॉन्सेप्ट भी हान देते हैं, हम आगे मेंशन करेंगे। फाइनली, अदर का डिसअपीयरेंस का साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये है कि हम एक हाइपर इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में जी रहे हैं, जिसमें सब अपने सक्सेस फेलियर के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। रिलेशनशिप्स भी ट्रांजैक्शनल थोड़ी हो गई हैं, नेटवर्किंग फॉर करियर एटसेट्रा, और एम्पैथी थोड़ी लो हो सकती है क्योंकि हम अपनी वर्ल्ड व्यू में ही रहते हैं। हान की एक बुक है द एक्सपल्शन ऑफ द अदर, नाम ही है अदर को बाहर निकालना। उन्होंने एक्सप्लिसिटली लिखा है कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने एक फेमिलियर फील्ड ऑफ व्यू क्रिएट कर दिया जहां द अदर इज एलिमिनेटेड। टुडे द साइलेंट वॉइस ऑफ द अदर इज ड्राउंड आउट बाय द नॉइज ऑफ द सेम। ये लाइन बड़ा पावरफुल है। हम सिर्फ सेम, अपने जैसा सुनते हैं, दूसरे की आवाज शांत हो गई है। रियल लाइफ में सोचो, अगर आप सिर्फ अपने ही बबल में काम, अपने बबल में ऑनलाइन लाइफ, अपने बबल में फ्रेंड्स जिनके चैलेंजेस भी सिमिलर हैं, तो एक तरह से सब एक जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं एंड कोई बाहर निकल के नहीं बोल रहा रुक जाओ ये गलत डायरेक्शन है। Everyone you know is also in the hustle, also on social media posting their achievements, तो एक दूसरा पर्सपेक्टिव मिलता ही नहीं कि लाइफ और तरीके से भी जी जा सकती है। That's why otherness disappearing is also problematic. It kills alternatives and critical thought to an extent. इसका एक फनी नुकसान, हमारी पेशेंस दूसरों के लिए कम हो गई। जैसे अगर कोई फ्रेंड ट्रूली डिफरेंट बिहेव करता है, से रिफ्यूजेस टू जॉइन द अचीवमेंट रैट रेस एंड इज कंटेंट डूइंग अ सिंपल जॉब एंड हैविंग फ्री टाइम, हम उसको समझ नहीं पाते या अंडर एस्टिमेट करते हैं बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू एवरीवन एंडोर्सिंग द सेम अचीवमेंट वैल्यूज, समवन ऑप्टिंग आउट seems weird. In that sense, even the idea of living differently has become the other, which we often dismiss. To wrap this up, हान इज हाईलाइटिंग के एक्सेस पॉजिटिविटी और हाइपर इंडिविजुअलिस्टिक अचीवमेंट कल्चर ने हमसे दी अदर छीन लिया है। हम या तो अपने क्लोन्स के साथ घूम रहे हैं या अकेलापन महसूस कर रहे हैं। कोई भी ट्रू दूसरा जिससे हम टकरा के ग्रो कर सकें, हु कैन से नो टू अस और हुम वी कैन से नो टू, इज वैनिशिंग। सब स्मूथ सेम यस वाले लोग, दिस लिंक्स बैक टू क्रिएटिविटी एंड मेंटल हेल्थ टू। अगर कोई फ्रिक्शन ही नहीं है तो नॉवेल्टी कम हो जाती है लाइफ में, एक ब्लैंड एग्जॉशन रह जाती है।
ऑलराइट, इस पॉइंट तक हमने काफी डायग्नोज कर लिया सोसाइटी को। अचीवमेंट ड्राइव, सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन, पॉजिटिविटी का ओवरलोड और अदरनेस का लॉस, ये सब कंबाइन होके एक कॉकटेल बना रहे हैं जो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है हमारे दिमाग और दिल को। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट दोज इम्पैक्ट्स। बर्नआउट, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जो इल्स हम हर तरफ देख रहे हैं, उनकी कहानी समझते हैं हान के नजर से। अगर आप नोटिस करो, आजकल हर दूसरे बंदे को या तो बर्नआउट की कंप्लेंट है, या एंजाइटी की, या फिर वो डिप्रेस्ड फील कर रहा है, इवन इफ नॉट क्लिनिकली, अ जनरल लॉस ऑफ जॉय। बिंग-चुल हान इन कंडीशंस को कहते हैं न्यूरोनल इलनेसेस, दिमाग और नर्वस सिस्टम की बीमारियां जो 21वीं सदी को डिफाइन कर रही हैं। उनका कहना है हर एरा की अपनी सिग्नेचर बीमारी होती है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बोला 20वीं सदी में लोगों को ज्यादा इन्फेक्शन वाली बीमारी होती थी, लाइक टीबी, पोलियो एक्सेट्रा, उसको उन्होंने इम्यूनोलॉजिकल एरा बोला। पर 21वीं सदी में हम लोग फिजिकली ज्यादा हेल्दी हैं, वी हैव वैक्सीन्स, मेडिसिन, पर मेंटली बहुत प्रेशर में हैं। तो ये न्यूरोनल एरा है जहां डिप्रेशन, ADHD, बर्नआउट सिंड्रोम, ये सब लीडिंग प्रॉब्लम्स हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, हान आर्ग्यू करते हैं कि ये जो नई बीमारियां हैं, ये एक्सेस पॉजिटिविटी के कारण हैं, ना कि पहले की तरह किसी एक्सटर्नल नेगेटिव चीज के कारण। मतलब पहले आप बीमार होते थे क्योंकि कोई वायरस या दुश्मन अटैक कर रहा है, एक्सटर्नल नेगेटिविटी। आज आप बीमार हो रहे हो क्योंकि आपका सिस्टम ओवरड्राइव में चल रहा है, खुद को ही अटैक कर रहा है, इंटरनल पॉजिटिविटी इतना ज्यादा कि सिस्टम क्रैश। इफ दैट साउंड्स वियर्ड, देखो बर्नआउट का डेफिनेशन ही ये है, क्रॉनिक स्ट्रेस दैट हैज नॉट बीन सक्सेसफुली मैनेज्ड। यानी लंबे समय तक काम का बोझ और स्ट्रेस चलने से एक पॉइंट पे आपकी एनर्जी खत्म, मोटिवेशन खत्म, एफिशिएंसी खत्म, यू मेंटली फिजिकली ब्रेक डाउन। डिप्रेशन भी हान कहते हैं आजकल रिप्रेशन या दबाव से नहीं, बल्कि टू मेनी ऑप्शंस एंड डिमांड्स के ओवरलोड से आ रही है। उनकी लाइन है, डिप्रेशन इज द सिकनेस ऑफ अ सोसाइटी दैट सफर्स फ्रॉम एक्सेसिव पॉजिटिविटी। वाओ, मतलब लोग डिप्रेस्ड इसीलिए फील कर रहे हैं क्योंकि इतना कुछ कर सकते हैं थियोरेटिकली, फिर भी मैनेज नहीं होता और खुद को ब्लेम करके थक जाते हैं। चलिए एक एक कंडीशन को समझें। बर्नआउट, ये टर्म आप सुनते ही होंगे। ऑफिशियली बर्नआउट रेफर्स टू एक्सट्रीम एग्जॉस्शन ड्यू टू वर्कप्लेस स्ट्रेस। WHO कॉल्स इट एन ऑक्यूपेशनल फिनोमिनन। हन ने अपनी किताब का नाम ही द बर्नआउट सोसाइटी रखा क्योंकि वो मानते हैं आज का पूरा समाज ही ऐसे सेटअप हो गया है कि बर्नआउट मास स्केल पर हो रहा है। जब आप लंबे अरसे तक अपने आप को पुश करते हैं, कॉन्स्टेंटली मल्टीटास्किंग, ओवर अचीविंग, तो पहले आप एनर्जेटिक फील कर सकते हो शॉर्ट टर्म, मे बी यू गेट प्रमोशंस, प्रेज, बट धीरे धीरे योर बैटरी परमानेंटली लो होने लगती है। सिम्टम्स, फटीग दैट रेस्ट से भी रिकवर नहीं होती, सिनिसिज्म, काम से इरिटेट हो जाना, इनएफिकेसी, नो मैटर कितना काम कर लो, फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट नहीं आती। हन के एनालिसिस में बर्नआउट एक सिस्टमिक आउटकम है। ये ओवर अचीवमेंट की रेस का नेचुरल रिजल्ट है। जितने लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनो, सबकी कहानी मिलती जुलती है। आई वॉज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग, देन वन डे आई जस्ट कुडंट एनीमोर। इट्स लाइक रनिंग अ मशीन नॉन स्टॉप विदाउट मेंटेनेंस। इंजन हीट होके सीज कर जाता है। हन ने लिखा है, द अचीवमेंट सब्जेक्ट एक्सप्लॉइट्स इटसेल्फ अंटिल इट बर्न्स आउट। That phrase itself captures cause effect. Self-exploitation leads to burnout. Depression, ये क्लिनिकल भी हो सकती है, जनरल ग्लूम भी। हन का ट्विस्ट ये है कि वो इसको भी एक्सेस पॉजिटिविटी से जोड़ के देखते हैं। ट्रेडिशनल फ्रॉइड टाइप साइकोलॉजी में डिप्रेशन आता है जब आपके डिजायर्स रिप्रेस होते हैं या कोई ट्रॉमा है एक्सेट्रा। हन बोलते हैं आज के डिप्रेशन का नेचर थोड़ा अलग है। ये आता है फ्रॉम इंटरनल प्रेशर रादर देन एक्सटर्नल प्रोहिबिशन। आपको कोई मना नहीं कर रहा, पर आप इतना कुछ करना चाहते थे या इतना कुछ कर सकते थे और फिर भी आपकी बॉडी साइकी कुडंट कोप, तो आप अंदर से टूट जाते हो। एक इमेज लो, एक हैमस्टर को व्हील पे दौड़ना बहुत पसंद था। वो दिन भर दौड़ता रहा, फिर एक दिन उसको रियलाइज हुआ कि मैं कहीं पहुंचा ही नहीं, बस थक गया। उसका जो स्पिरिट है वो टूट जाता है। मॉडर्न डिप्रेशन थोड़ा ऐसा ही है। लोग कहते हैं, आई डोंट सी मीनिंग इन व्हाट आई एम डूइंग, आई कांट गेट आउट ऑफ बेड टू फेस अनदर डे ऑफ दिस ग्राइंड। It's not because someone said you are worthless, external negative voice, बल्कि because उन्होंने खुद इतना बोल दिया I must be perfect कि अब अंदर से आवाज आती है I give up, I am done। हन लिखते हैं ये exhaustion of potential जैसी कंडीशन है। जब आपका potential ही exhaust हो गया, you feel you have nothing more to give or nothing matters. That's a hallmark of depression in achievement society. Also, loss of stable identity भी depression में contribute करता है।
हन ने मेंशन किया कि जब हम हमेशा सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन में लगे रहते हैं, एक स्टेबल आइडेंटिटी नहीं रहती। हमेशा लगता है आई एम नॉट इनफ। दैट क्रॉनिक इनएडिक्वेसी फीलिंग इज फर्टाइल ग्राउंड फॉर डिप्रेशन। एंग्जाइटी, हन एक्सप्लिसिटली इतना हाईलाइट नहीं करते एंग्जाइटी शब्द, पर लॉजिकली एंग्जाइटी इज वेरी टाइड इन। जब आप एक ऐसी वर्ल्ड में जहां परफॉर्मेंस इज एवरीथिंग, आपको कांस्टेंट डर रहता है फेल होने का। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट नेवर रीचेस अ पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, लिव्स विद अ परमानेंट लैक एंड फीलिंग्स ऑफ गिल्ट। ये डायरेक्ट कोट है एक रिव्यूअर का समराइजिंग हन कि परफॉर्मेंस सब्जेक्ट कभी कंटेंट नहीं होता, हमेशा लग रहा है पीछे रह गया, और गिल्ट है क्योंकि और कर सकता था। दिस ऑब्वियसली कॉजेस क्रॉनिक एंग्जाइटी, द नॉइंग वरी दैट आई एम स्टिल नॉट डूइंग इनफ, व्हाट इफ आई लूज आउट, व्हाट इफ आई एम नॉट कीपिंग अप। सोशल मीडिया भी एंग्जाइटी फीड करता है, कॉल्ड फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप देखते हो सब प्रोडक्टिव या हैप्पी दिख रहे हैं, तो आपको अपनी लाइफ में कांस्टेंट टेंशन की कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। हन की थ्योरी ऑफ सोसाइटी डायरेक्टली इस एंग्जाइटी का बेस देती है। जब कोई एक्सटर्नल रूल नहीं है रिलैक्स करने का, सब आपके ऊपर है, तो 24/7 अलर्ट मोड रहते हो, जैसे कोई सोल्जर वॉर जोन में रहता है। एक लाइन मुझे याद आ रही है कैनेडियन डिमेंशन वाले आर्टिकल से, टुडे ऑल टाइम इज लेबर टाइम, वी कैरी इट इवन इन आवर स्लीप, दैट्स व्हाई आवर स्लीप इज रेस्टलेस। अगर हर पल आपको काम या प्रोग्रेस की तरह देखोगे तो बेचैन तो रहोगे ही। कितने लोगों को आजकल इंसोम्निया, नींद ना आने की प्रॉब्लम है, क्योंकि दिमाग शांत ही नहीं होता, एक चेकलिस्ट हमेशा दिमाग में चलती रहती है। दैट्स एंग्जाइटी 101। हान एक और इलनेस मेंशन करते हैं, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो शायद इतना हमारे कॉन्टेक्स्ट में कॉमन डायग्नोसिस नहीं है जितना वेस्ट में, बट ब्रॉडली वो कहते हैं कि ये भी एक हाइपर स्टिमुलेटेड सोसाइटी की वजह से हो रहा है। हर तरफ नोटिफिकेशंस, मल्टीटास्किंग के डिमांड्स ने हम सबको थोड़ा ADHD लाइक बना दिया है। मॉडर्न सोसाइटी हैज रिप्लेस्ड कॉन्टेम्पलेटिव डेप्थ विद स्कैटर्ड हाइपर अटेंशन। हम सबका कॉन्सेंट्रेशन स्पैन टूटा फूटा सा हो गया है, जो फिर एंजाइटी और स्ट्रेस ही बढ़ाता है, क्योंकि जो फोकस नहीं होता तो काम और डिफिकल्ट लगता है। तो इन सब कंडीशंस का बॉटम लाइन कॉज हान की नजर में है सिस्टमिक प्रेशर। ये कोई इंडिविजुअल की वीकनेस या जीन्स का इशू सिर्फ नहीं है, पूरी कल्चर ने ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया है। उन्होंने एक्सप्रेसिटली कहा है, न्यूरोनल इलनेसेस अराइज नॉट फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स बट फ्रॉम एन इंटरनल एक्सेस ऑफ पॉजिटिविटी, और दीज रिफ्लेक्ट सिस्टमिक वायलेंस इमैनेंट इन द सिस्टम। यानी सिस्टम के अंदर ही एक वायलेंस चल रहा है जो हमें दिखता नहीं, बस हमारी साइकी को तोड़ रहा है। ये सब समझने का फायदा क्या है? फायदा यह है कि अगर हम ये रियलाइज करें कि ये हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है, ना कि सिर्फ हमारी पर्सनल प्रॉब्लम, तो हम शायद अपने आप के साथ थोड़ा जेंटल हो सकते हैं, और इंपॉर्टेंटली हम कलेक्टिवली डिमांड्स को क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी तक क्या होता है, मान लो मेरा फ्रेंड बर्नआउट फील कर रहा है, तो वो सोचेगा मेरे ही अंदर कोई कमी है और लोग तो मैनेज कर रहे हैं। या फिर कंपनीज कहती हैं, ओह यू आर बर्नड आउट, टेक अ योगा क्लास, डू सेल्फ केयर। That's good, but it's like putting a band-aid pen a bigger wound. The cause, culture of overwork remains. Instead, अगर हम सब recognize करें कि burnout कोई personal failure नहीं है, it's a logical reaction to an insane culture, तब हम शायद system में changes demand करें। For instance, workplaces में policies बनाएं कि लोग 6 बजे के बाद email ना check करें, weekends truly off हों। कुछ कंपनीज शुरू किया है ये, या फिर एज अ सोसाइटी ये ग्लैमराइज करना बंद करें कि आई ओनली स्लीप 4 आवर्स, आई वर्क 2 जॉब्स एंड हैव 0 लीजर। इंस्टेड थोड़ा आइडलनेस को, बेकारी को भी रिस्पेक्ट दें। ब्यूंग-चुल हान स्ट्रांगली आर्ग्यूज दिस। These issues are systemic, rooted in the societal shift towards an achievement-oriented culture. So the takeaway is, if you're feeling burnout or depression, you're not alone. और तुम्हारा कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ टुडेज मिलियू। हान तो यहां तक कहते हैं कि आजकल का जो डिप्रेशन है इतना पर्सनल भी नहीं है जितना लगता है। इट्स लाइक अ सिस्टमिक रिस्पॉन्स टू द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कंटिन्यूअस सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन। यानी बॉडी सिस्टम ने जवाब दे दिया, बस और नहीं होता ऑप्टिमाइज, आई एम डन। सो आई वॉन्ट यू टू रियली लेट दैट सिंक इन। Burnout is not a moral failure or lack of willpower. It's a societal illness. जैसे कि किसी जमाने में प्लेग फैलता था, वैसे यह बर्नआउट फैल रहा है बिकॉज ऑफ हाउ वी लिव एंड वर्क। और इंटरेस्टिंगली, हम सब फिर भी अपने आप को ब्लेम करते हैं। वी नीड टू चेंज दैट नैरेटिव। चलिए थोड़ा सा रैप अप से पहले हम प्रॉमिस्ड कंपैरिजंस कर लेते हैं कुछ बड़े थिंकर से, जिससे हम कॉन्टेक्स्ट समझ सकें कि ब्यूंग-चुल हान की अप्रोच किधर फिट होती है।
मैंने थ्रू आउट थोड़ा थोड़ा मेंशन किया, बट यहाँ एक कंसाइज रिकैप और कंपैरिजन करते हैं हान के आइडियाज को 3 मशहूर फिलोसोफर्स के पर्सपेक्टिव्स के साथ। मिशेल फोको वर्सेस ब्यूंग-चुल हान। फोको ने बात की थी डिसिप्लिनरी सोसाइटी की, जिसका जिक्र हम शुरू में कर चुके हैं। उनके हिसाब से पावर स्ट्रक्चर एक जेलर की तरह था जो सर्वेल करता है और पनिश करके लोगों को सीधा रखता है। हान बोलते हैं फोको का एनालिसिस अब पूरा एक्यूरेट नहीं है फॉर टुडे, क्योंकि सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो गई है। फोको ने एक्सटर्नल ऑपरेशन पे फोकस किया था, जैसे एक किंग, एक इंस्टीट्यूशन जो आपको दबा रहा है। हान कह रहे हैं आज पावर ने स्ट्रैटेजी बदल ली है। अब कोई ऑपरेसर आपको डायरेक्टली फोर्स नहीं करेगा, बल्कि आपको फ्री छोड़ देगा और इतना मोटिवेट कर देगा, सीड्यूस विद पॉजिटिविटी, कि आप खुद ही अपने को कोलैप्स होने तक काम करोगे। He famously notes, Foucault did not see that today it exploits freedom instead of suppressing it. We voluntarily exploit ourselves, believing that we fulfill ourselves. Subjects believing themselves free are really servants. Self-exploitation is more efficient, not oppression, but depression is the sign of our times. Crisp contrast. Foucault के टाइम का कीवर्ड no, don't do. हान के टाइम का कीवर्ड yes, keep doing. फोको के डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म्स में नेगेटिविटी, पनिशमेंट, रिस्ट्रिक्शन सेंट्रल थी। हान के अचीवमेंट मैकेनिज्म्स में पॉजिटिविटी, एनकरेजमेंट, पॉसिबिलिटी सेंट्रल है। और आयरॉनिकली दोनों कंट्रोल ही करते हैं, बस तरीका अलग है। सो हान इज लाइक एन अपडेट टू फोको फॉर द 21st सेंचुरी। कार्ल मार्क्स और ब्यूंग-चुल हान। मार्क्स की फिलॉसफी एक्सप्लॉयटेशन और कैपिटलिज्म के अराउंड है। मार्क्स ने बोला था कैपिटलिस्ट सिस्टम में लेबर एक्सप्लॉइट होता है, वर्कर से ज्यादा काम करवा के कैपिटलिस्ट प्रॉफिट ले जाता है, एंड वर्कर फील्स एलियनेटेड, यानी अलग हो जाता है अपने काम की क्रिएटिविटी से। हान कह रहे हैं कि नियो लिबरल एरा में एक्सप्लॉयटेशन नेक्स्ट लेवल पे ले लिया है। इन नियो लिबरल रिजीम, एक्सप्लॉयटेशन नो लॉन्गर टेक्स प्लेस एज एलियनेशन बट एज फ्रीडम, सेल्फ रियलाइजेशन। देयर इज नो अदर एज एक्सप्लॉयटर। आई वॉलंटरीली एक्सप्लॉयट माई सेल्फ, बिलीविंग आई एम रियलाइजिंग माई सेल्फ। मार्क्स ने जो एलियनेशन बोला, हान कहते हैं आज का वर्कर शायद उतना एलियनेटेड महसूस ना करे, क्योंकि उसे लगता है मैं तो खुद अपनी मर्जी से कर रहा हूं। आयरॉनिकली सेल्फ रियलाइजेशन का प्रॉमिस देके और बड़ा इल्यूजन दे दिया है। मार्क्स का वर्कर कहीं ना कहीं अपने दुश्मन को आइडेंटिफाई कर सकता था। मेरे फैक्ट्री का मालिक मुझे 16 घंटे काम करवाता है। आज का वर्कर किस पे उंगली उठाए? खुद पे। सिस्टम इज इनविजिबल। ऑल्सो मार्क्स का एक्सप्लॉयटेशन हैड अ लिमिट। एक टाइम के बाद शायद वर्कर स्ट्राइक करे, यूनियन बनाए। आज कोई स्ट्राइक करेगा तो अपने ही खिलाफ करेगा, क्योंकि मजदूर और मालिक एक ही व्यक्ति है इन सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन सिनेरियो। That's why, as Han notes, revolution आज मुश्किल हो गया है. Everyone is a self-exploiting worker in their own enterprise. There is no class struggle when each person is both the oppressor and oppressed. So Han extends Marx by saying, capitalism ने अपने आप को ऐसा मॉर्फ कर लिया कि अब हर आदमी खुद ही कैपिटलिस्ट और लेबर बन गया है. ये सुन के याद आता है हमेशा लिंक्डइन वगैरह पे लोग कहते हैं इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, यू आर द सीईओ ऑफ योर ओन लाइफ एटसेट्रा. वी लिटरली यूज एंटरप्रेन्योरियल टर्म्स फॉर आवरसेल्व्स. That's exactly the neoliberal ethos Han is critiquing. फ्रीडरिश नीचे और ब्यूंग-चुल हान. नीचे का मेंशन इतने डिटेल से हान के आइडियाज में डायरेक्टली नहीं आता, पर कुछ कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ कर सकते हैं. नीचे ने विल टू पावर, उबरमेंश जैसे कॉन्सेप्ट्स दिए, जिसमें एक इंडिविजुअल अपने आप को ट्रांसेंड करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है. और एक तरह से ही डिसलाइक द आइडिया ऑफ कंटेंटमेंट विदाउट चैलेंज. ही क्रिटिसाइज द लास्ट मैन हु जस्ट वांट्स कंफर्ट, नो एम्बिशन. अब देखा जाए तो हमारा अचीवमेंट सोसाइटी सुपरफिशियली नीचियन लग सकता है. सब ग्रेटनेस चेज कर रहे हैं. नोबडी वांट्स टू बी द लास्ट मैन. बट नीचे के आइडियल्स में एक इंडिविजुअलिटी का रियल क्रिएटिव ओवरफ्लो था. उसमें सेल्फ डायरेक्टेड पर्पस था. आज हमारी जो दौड़ है वो बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड और मार्केट ड्रिवन है. सब लोग एक जैसे मटेरियल या करियर गोल्स के पीछे हैं. मार्क्स, मनी, स्टेटस, नॉट नेसेसरली क्रिएटिंग आर्ट और फिलॉसफी और समथिंग नीचे वुड वैल्यू. हान शायद कहते कि हम नीचे के उबरमेंच बनने के चक्कर में नहीं, बल्कि टायर्ड ह्यूमंस बन गए हैं. He even hints, as we saw, that excess of active life without contemplation is making us nervous wrecks. नीचे ने भी बैलेंस की बात नहीं करी थी. He was all for intensity, but he also valued depth. For example, solitude and reflection for philosophers. हान तो explicitly कह रहे हैं कि hyperactivity is regressive. We need contemplative moments. In fact, Han somewhere criticized Arendt and Nietzsche by extension for praising active life vita activa at cost of vita contemplativa. He says that overemphasis on action
leads to a society characterized by nervousness and hysteria, which is exactly what Nietzsche's intensification could turn into if unhinged. Nietzsche maybe would be intrigued that we have slaves of positivity now. Ironically, Nietzsche hated slave mentality, but our positivity culture is a new sort of conformity or slavery. So you could say Nietzsche wanted individuals to say yes to life's challenges in a meaningful way, whereas Hahn is warning about a hollow yes culture that serves no higher purpose and just drains us. Nietzsche might have admired someone who suffers for a great creation, but I doubt he would celebrate millions suffering burnout just to meet quarterly business targets or to get more Instagram followers. In summary of the detour, Hahn aligns with Marx and Foucault in diagnosing power exploitation issues, but he updates them for today's self-driven scenario. And compared to Nietzsche, Hahn is almost saying, take a chill pill. लाइफ की जो रिदम है, उसमें सिर्फ एक्सेलरेट नहीं, ब्रेक और पॉज भी जरूरी है. थोड़ा नो भी कहना है कभी कभी. ओके, फिलोसॉफिकल ज्ञान बहुत हो गया. Let's return to where you are in all this. As a listener, you might be thinking, all right, I see these patterns, but ये चीजें मेरी खुद की लाइफ में कैसे दिखाई देती हैं? या मैं क्या करूं इस इंफॉर्मेशन का? So let's illustrate some everyday scenarios that capture Hahn के ideas, जिससे आप practically connect कर पाओ. और फिर हम एंड में थोड़ा सा इस पूरी डिस्कशन को कंक्लूड करके कुछ होपफुल नोट्स भी स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि पिक्चर इतनी भी निराशाजनक नहीं है इफ वी बिकम अवेयर एंड मेक सम चेंजेस. ऑफिस कल्चर कैन डू ट्रैप. आप किसी मॉडर्न टेक कंपनी के एम्प्लॉय हैं. कंपनी का मोटो है वर्क हार्ड प्ले हार्ड, पर प्ले हार्ड से मतलब है ऑफिस में ही फूसबॉल टेबल रख देना ताकि आप ऑफिस से निकले ही ना. जब भी वर्कलोड बढ़ता है, बॉस कहता नहीं तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, बल्कि बोलता है आई नो यूल नॉक दिस आउट ऑफ द पार्क. यानी एक कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी से काम असाइन होता है. आप भी खुद को प्रूव करने के लिए यस श्योर ऑन इट कह देते हैं, चाहे काम रियलिस्टिक ना हो. कोलीग से पूछो तो सब बोलेंगे इट्स क्रेजी, बट चलना पड़ता है, जस्ट ग्रैब अ रेड बुल. रिजल्ट, टीम में 2-3 लोग साइलेंटली एंजाइटी मेड्स ले रहे हैं रात को सोते वक्त. एक बंदा थेरेपी जा रहा है वीकेंड पे क्योंकि ओवरवेल्म हो गया. लेकिन मंडे को सब फिर से स्माइलिंग फेस के साथ कहेंगे न्यू वीक लेट्स क्रश इट. ये आउटवर्ड पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन का शो है जिसके पीछे बर्नआउट की आग धीरे धीरे सबको जला रही है. कोई भी डायरेक्टली नहीं बोल रहा है बॉस को नो दिस इज टू मच, क्योंकि सबको डर है कहीं उन्हें वीक न समझा जाए. हान इसको कहते एक्सप्लॉयटेशन विदाउट डोमिनेशन. कोई डोमिनेट नहीं कर रहा विजिबली, पर फिर भी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है क्योंकि लोग खुद ही जान लगा रहे हैं. हसल लाइफ, साइड हसल का प्रेशर. एक जमाने में एक नौकरी करना अचीवमेंट था. आजकल एक नौकरी, बस एक, कोई साइड गिग नहीं. आप नोटिस करोगे सोशल कॉन्वर्सेशन में भी एक एक्सपेक्टेशन है कि आपके पास और क्या कर रहे हो का कोई जवाब हो. सपोज सुनीता एक मार्केटिंग जॉब कर रही है, पर लिंक्डइन खोलते ही उसको हर जगह आर्टिकल्स दिखते हैं 7 स्किल्स टू लर्न आफ्टर वर्क टू स्टे अहेड. इंस्टाग्राम पे लोग अपने पैशन प्रोजेक्ट्स दिखा रहे हैं, तो सुनीता को लगता है मैं भी वीकेंड में एक बेकिंग बिजनेस शुरू करती हूं या कोडिंग सीखती हूं. नाउ इफ शी एंजॉयज इट ग्रेट, पर अगर वो सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं मुझे भी रेस में रहना है, तो फिर ये रिलैक्सेशन नहीं एक और स्ट्रेस बन जाएगा. दिन में ऑफिस, रात में यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, नो डाउन टाइम. Eventually she finds even her hobby has become performance. हसल कल्चर ये सिखाता है कि अगर फ्री टाइम है तो उसे मोनेटाइज करो, नहीं तो तुम वेस्ट हो. इस माइंडसेट से सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन का सर्कल खत्म नहीं होता. आप कभी सेटिस्फैक्शन में बैठ के नहीं कह सकते मैंने काफी कर लिया अब आराम. सोशल मीडिया, लिविंग द बेस्ट लाइफ. स्क्रॉल थ्रू एनी सोशल फीड, सब अपने लाइफ की हाइलाइट्स डाल रहे हैं. किसी को प्रमोशन मिला, कोई वेकेशन पे एग्जॉटिक लोकेशन से लैपटॉप के साथ #वर्क एंड ट्रैवल कर रहा है, कोई मैराथन मेडल लेके फोटो डाल रहा है. देखने वाले को लगता है यार सब लाइफ एंजॉय भी कर रहे हैं और अकम्प्लिश भी, मेरी लाइफ कितनी डल है. सो टू कीप अप, आप भी अपनी लाइफ को एक क्यूरेटेड प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करने लग जाते हो. इवन लेजर बिकम्स अ परफॉर्मेंस. अरे पिकनिक पे गए तो अच्छे फोटोज लेना है कंटेंट के लिए. You can't even relax without feeling the need to share and thus perform happiness. ये एक subtle self-exploitation ही है. आप अपने personal moments को भी work यानी content creation बना रहे हो. Also, social media fosters comparison. एक negativity cycle चलती है जहां पे आप खुद से ही हमेशा नाराज रहते हो. Why am I not as successful, pretty or fit? जो फिर anxiety और low self-worth को बढ़ावा देता है. It's like voluntarily ingesting pressure daily.
No external villain, you open the app yourself, you envy others, you pressurize yourself. ऑलवेज ऑन नेवर ऑफ टेक लाइफ। वर्क फ्रॉम होम और स्मार्टफोन्स ने एक इंटरेस्टिंग चीज करी है, 24/7 अवेलेबिलिटी। बहुत लोग अपना ऑफिस ईमेल ऐप रात 11 बजे तक चेक करते रहेंगे, नोटिफिकेशंस ऑन रहेंगे। सो इवन जब आप फैमिली के साथ डिनर कर रहे हो, आपके दिमाग का एक हिस्सा पेंडिंग काम सोच रहा है। अगर ईमेल आया तो आप रिस्पॉन्ड कर दोगे क्योंकि जल्दी निपट जाए काम। दिस ब्लरिंग ऑफ वर्क लाइफ बाउंड्रीज मीन्स आपका ब्रेन कभी ऑफ ड्यूटी मोड में जाता ही नहीं। क्रोविक कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन एलिवेटेड रहता है, जिसके कारण स्लीप इश्यूज, इरिटेबिलिटी कॉमन हो जाती हैं। ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है इन अ वे। कहीं लिखा नहीं था कि रात को ईमेल देखना कंपलसरी है, पर हम करते हैं क्योंकि कल्चर ने नॉर्मलाइज कर दिया। अगर आप ना करो, आपको डर लगता है कहीं आप पीछे ना रह जाओ या कल सुबह तक लेट ना हो जाए रिप्लाई। सो यू से येस टू बीइंग ऑलवेज अवेलेबल। बहुत लोग रात को सोने से पहले फोन स्क्रॉल करते करते नींद खराब कर लेते हैं। सुबह उठ के पहले नोटिफिकेशंस देखते हैं। एक मोमेंट ऑफ साइलेंस नहीं मिलता दिमाग को। हान वुड से ये भी पॉजिटिविटी या अचीव मोर का ही पार्ट है। ऑल टाइम इज वर्क टाइम अब हो गया। हेल्थ और सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन ऑब्सेशन। आजकल एक और ट्रेंड है, सेल्फ इंप्रूवमेंट ओवरलोड। फॉर एग्जाम्पल, रोहन एक एवरेज गाय है जिसको अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है। अच्छी बात है, पर इंस्टाग्राम देख के उसको लगता है प्रोटीन शेक, कीटो डाइट, सिक्स पैक एब्स सब करना चाहिए। सुबह 5 बजे योगा, फिर ऑफिस, फिर शाम क्रॉसफिट, फिर घर आके मेडिटेशन ऐप पर 30 मिनट्स। ही इज ऑप्टिमाइजिंग एवरी मिनट। हेल्थ के नाम पे भी एक हाइपर कॉम्पिटिटिव चीज बन गई है। अगर एक दिन वो वर्कआउट स्किप कर दे या जस्ट लेजी फील करे, उसको गिल्टी फील होने लगता है। दिस इज आयरॉनिक, क्योंकि हेल्थ इंप्रूवमेंट जो शायद शांति लाने के लिए किया था, अब वो खुद एक स्ट्रेसर बन गया है। हान ने इस फिनोमिनन को लाइफ रिड्यूस टू बेयर वाइटल फंक्शनिंग तक बोला है कि हम हेल्थ को इतना एब्सोल्यूट बना रहे हैं कि लाइफ की कहानी सिर्फ फिट रहने तक सिमट रही है। ही सेज लाइफ इटसेल्फ बिकम्स बेयर एंड स्ट्रिप्ड ऑफ नैरेटिव और मीनिंग व्हेन ऑल वी केयर अबाउट इज कीपिंग इट रनिंग। देखा जाए तो कितना लोगों का रूटीन रह गया बस स्टेप्स काउंट करना, कैलोरी काउंट, स्लीप स्कोर निकालना। हम अपने आप को एक प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, हमेशा सब्जेक्ट टू प्रोजेक्ट बनाना, जैसे हान ने कहा। दिस अगेन लूप्स इनटू बर्नआउट, क्योंकि हर चीज में प्रोडक्टिविटी लाने की आदत हो गई है। इवन रिलैक्सिंग एक्टिविटीज हम टारगेट बेस करते हैं, रीडिंग चैलेंज, 100 बुक्स पर ईयर एटसेट्रा। अलग अलग चीजों में बिजी रहेंगे, पर एंड में महसूस होता है व्हाई एम आई डूइंग ऑल दिस। फिर एग्जिस्टेंशियल एग्जॉस्शन स्ट्राइक करती है। शायद इन सिनेरियोज में आपको अपना कोई ना कोई एस्पेक्ट दिख गया होगा। द पॉइंट इज, बर्नआउट सोसाइटी कोई दूर की फिलॉसफी नहीं, ये मेरे, आपके, हम सब के डेली एक्शंस में नजर आ जाती है। जिस दिन आप 4 कप कॉफी पीते हो सर्वाइव करने के लिए और फिर भी अपने आप से खुश नहीं होते, जिस रात आप स्ट्रेस में नींद नहीं ले पाते, या जब संडे को भी आपके मन में मंडे की पीपीटी घूम रही होती है, यू आर लिविंग द बर्नआउट सोसाइटी। बट द पॉडकास्ट शुडंट लीव यू जस्ट विद ओ गॉड सब खराब है। बंग चुल हान खुद हर बुक के एंड में कुछ ना कुछ काउंटर नैरेटिव या सोल्यूशनिश बात रखते हैं। तो अब हम अपने कंक्लूडिंग सेक्शन में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि अब क्या कोई रास्ता है इस बर्नआउट साइकिल से बाहर आने का। हान क्या सजेस्ट करते हैं और हम अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप यहां तक सुन रहे हैं, आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे अपनी लाइफ के बारे में। अवेयरनेस इज द फर्स्ट बिग स्टेप। हान की फिलॉसफी का एक बड़ा फायदा यही है कि वो हमें दिखाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। ऑफन हम लॉजिकली समझ नहीं पाते थे कि मेरी जॉब अच्छी है, सब कुछ ओके है, फिर भी मैं इतना थका, खफा, एंग्शियस क्यों रहता हूं। तो अब होपफुली आपको एक फ्रेमवर्क मिल गया। इट्स नॉट जस्ट यू, इट्स द बर्नआउट सोसाइटी अराउंड यू। जब आप समझ जाते हैं कि सिस्टम का डिजाइन ऐसा है, तो आप थोड़ा अपनी एक्सपेक्टेशंस एडजस्ट कर सकते हो। मतलब अपने आप से जो सुपर ह्यूमन उम्मीद लगा रखी है, उस पर रीथिंक कर सकते हो। Burnout is not a badge of honor. It's a signal that something's wrong in the way we are working or living. हन एक्सप्लिसिटली बोलते हैं हमें नेगेटिविटी को रिक्लेम करना होगा। नेगेटिविटी इन द सेंस ऑफ द पावर टू से नो, द पावर टू पॉज, टू डू नथिंग फॉर अ व्हाइल। उन्होंने एक टर्म यूज की, हीलेंडे म्यूडिशकाइट, जर्मन में, जिसका मतलब हीलिंग टायर्डनेस है। इंटरेस्टिंग ना? थकान भी हील कर सकती है अगर वो मिलके महसूस हो, आराम के लिए यूज हो। फॉर एग्जाम्पल, हन कहते हैं कि एक वी टायर्डनेस कलेक्टिव टायर्डनेस भी होती है जो अच्छी है। जैसे रात को पूरी फैमिली एक साथ दिन भर की मेहनत के बाद बैठ के चुपचाप थकी सी बैठती है, उस थकान में भी एक टुगेदरनेस और पीस है। हाँ, आज हम साथ में थके। कंपेयर दैट टू आई टायर्डनेस, जहां आप अकेले थक के रास्ते पे गिने जा रहे हो, कोई सपोर्ट नहीं, सिर्फ आइसोलेशन है। हन सजेस्ट करते हैं कि हमें वापस थोड़ा कम्युनल रिदम लाना चाहिए लाइफ में,
जैसे पुराने जमाने का संडे सैबत होता था रेस्ट का दिन, आजकल वीकेंड भी चोर्स और बैकलॉग निपटाने में निकल जाता है। इंस्टेड resurrect the weekend for actual rest, idleness and contemplation, he says. खुद को अलाउ करो कुछ नहीं करने के लग्जरी। Han is not big on giving step-by-step solutions. After all, he is diagnosing a whole system. लेकिन उनके यूटोपियन काउंटर नैरेटिव से ये समझ आता है हमें वैल्यूज शिफ्ट करनी होंगी थोड़ी। जिसे अभी हम सिर्फ अचीवमेंट, प्रोडक्टिविटी को वैल्यू देते हैं, उसके बैलेंस में काम, क्वाइट, कॉन्टेम्पलेशन और जेन्युइन कनेक्शन को भी वैल्यू देना पड़ेगा। थोड़ा अपनी ह्यूमैनिटी रिक्लेम करनी पड़ेगी मशीन मोड से। अ प्रैक्टिकल अप्रोच फॉर एन इंडिविजुअल कुड बी सेट बाउंड्रीज, जैसे काम के बाद ईमेल्स ऑफ, या एक दिन हफ्ता में कंप्लीटली ऑफलाइन होना, जिसे डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं। पहले शायद अजीब लगेगा, कहीं चांस मिस ना हो जाए, पर धीरे धीरे आप देखेंगे फर्क। सेइंग नो का एक्सरसाइज करो, छोटी चीजों से शुरू करो। अगर बहुत थक गए हो और दोस्त बोलते हैं हैंग आउट चलो, एक बार मना करके घर पे रेस्ट कर लो, फोमो मत फील करो। एट वर्क इफ यू आर ओवरलोडेड, पोलाइटली कम्युनिकेट अबाउट प्रायोरिटीज। इतना पॉजिटिव मत बनो कि अपने ऊपर जुल्म हो जाए। रिमेंबर हंस लाइन, द एबिलिटी टू से नो इज व्हाट एक्सेस पॉजिटिविटी स्नैश्ड, टेक इट बैक। रिफ्रेम पॉजिटिविटी, पॉजिटिव रहना गलत नहीं, पर टॉक्सिक पॉजिटिविटी से बचना है। इंस्टेड ऑफ आई कैन डू एवरीथिंग, प्रैक्टिस आई विल डू व्हाट इज हेल्दी एंड मीनिंगफुल फॉर मी। सब कुछ करने की जरूरत नहीं। लर्न टू बी ओके विद मिसिंग आउट ऑन सम अपॉर्चुनिटीज फॉर द सेक ऑफ योर वेल बीइंग, जिसे कहते हैं जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। कभी कभी पार्टी स्किप करके सोना बहुत सुकून देता है। रिलैक्स। कल्टिवेट नॉन प्रोडक्टिव टाइम, हैव सम हॉबी और लेजर विद नो गोल अटैच्ड, जैसे बस यूं ही गिटार बजाना, रिजल्ट की परवाह नहीं, या एमलेस वॉक लेना। ये एंटीडोट है उस अचीवमेंट ग्राइंड का। इनिशियली डिफिकल्ट होगा बैठे रहना बिना किसी आउटकम के, पर धीरे धीरे आप उसमें कंफर्ट पाओगे। बर्ट्रैंड रसल की बात, जिसे उस ब्लॉग में कोट किया था, इफ नो वन हैड टू वर्क मोर देन 4 hours, पीपल वुड बी मोर हैप्पी, काइंड, लेस सस्पिशियस, दे वुड एंजॉय देयर लेजर विदाउट एग्जॉशन। वो आइडियल लगता है, बट पॉइंट इज थोड़ा फ्री टाइम बिना काम का रखो, जिससे आप खुद और दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव कर पाओ, रादर देन हमेशा टेंस्ड। रिकनेक्ट विद अदर्स जेन्युइनली, वो अदर जिसको हमने एलिमिनेट कर दिया है उसको वापस लाओ अपनी लाइफ में। इसका मतलब है एक्टिवली सुनो दूसरों को, उनकी प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करो, बजाय कि थिंक पॉजिटिव बोल के उनकी नेगेटिविटी शट डाउन करने के। और अपनी प्रॉब्लम्स भी किसी ट्रस्टेड पर्सन के साथ शेयर करो बिना शेम के। इट बिल्ड्स एम्पैथी एंड रिमाइंड्स यू दैट बीइंग ह्यूमन इज अ शेयर्ड एक्सपीरियंस, नॉट अ सोलो कॉम्पिटिशन। मे बी डू ग्रुप एक्टिविटीज जहां कॉम्पिटिशन एस्पेक्ट नहीं है, जैसे कम्युनिटी सर्वेज या ग्रुप मेडिटेशन, जहां पे आप कलेक्टिव फील कर सको इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। पॉडकास्ट के इस पॉइंट पे मैं ये एम्फसाइज करना चाहूंगा कि ब्यूंग-चुल हान का मैसेज अल्टीमेटली एक वार्निंग है और एक इंसाइट है। वार्निंग ये कि अगर हम ऐसे ही चलाते रहे अपने आप को, तो हम एग्जॉस्टेड स्लेव्स बन जाएंगे एक शाइनी पॉजिटिविटी वाले कल्चर में। इंसाइट ये कि जो दुश्मन ढूंढ रहे हो अपनी तकलीफ का, वो कहीं बाहर नहीं, सिस्टम के अंदर ही और तुम्हारे अंदर इंटरनलाइज हो चुका है। वंस यू सी दैट, यू एक्चुअली रिगेन सम कंट्रोल, क्योंकि फिर आप उसको एड्रेस कर सकते हो। अगर आपको पता ही ना हो कि आप खुद को विप कर रहे हो बिकॉज ऑफ सोसाइटीज कंडीशनिंग, तो आप उस चेन को तोड़ नहीं सकते। अब पता चल गया है तो थोड़ा आहिस्ता चलना सीखो। एपिसोड के शुरुआत में हमने काफी चीजें लिस्ट की थी डिस्कस करने को। मुझे लगता है हमने सब कवर कर ली, फ्रॉम फूको's डिसिप्लिनरी सोसाइटी टू आवर अचीवमेंट सोसाइटी, फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर टू इंटरनल प्रेशर, फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय समवन टू सेल्फ एक्सप्लॉइटिंग इन फ्रीडम्स नाम, फ्रॉम नेगेटिविटीज लॉस टू पॉजिटिविटीज tyranny, and the mental health toll it's taking on us with burnout and depression epidemic. And we clarified burnout personal failure नहीं है, बल्कि एक systemic phenomenon है। I'll end with a hopeful note that Han खुद एक इंटरव्यू में कहते हैं, we need to work on new ways of life and new narratives. Yes, we must work on new ways of life and new narratives. ये सोसाइटी ऐसी ही रहे जरूरी नहीं, नए आइडियाज, नए नैरेटिव आ सकते हैं जिसमें हम बैलेंस वापस लाएं। उन्होंने अपने बुक्स में कुछ काउंटर कॉन्सेप्ट्स दिए, जैसे द सेंट ऑफ टाइम, आर्ट ऑफ लिंगरिंग, द एगनी ऑफ इरोस, ओनली लव या इरोस कैन डिफीट डिप्रेशन। इन सब का कॉमन थीम यही है कि स्लो डाउन, कनेक्ट डीपली, और जो चीज इनवैल्यूएबल है जैसे लव, कम्युनिटी, रिचुअल, उनको वापस इंपॉर्टेंस दो टू हील दिस बर्नआउट कल्चर। सो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने आप को ओवरवर्क्ड या एंग्शियस या अलोन फील करें इन दिस रेस, याद रखें कि येस वी कैन जरूर सुनाया जा रहा है हर तरफ, पर आपको खुद से पूछना है, क्या मुझे सच में ये करना चाहिए, किसके लिए? और अगर जवाब मिले नहीं, जरूरी नहीं, तो बी करेजियस इनफ टू से नो, आई चूज नॉट टू। That no might save your mind and make space for something meaningful, be it rest or a real conversation or just a moment of peace. ब्यूंग-चुल हान की फिलॉसफी हमको अपनी लाइफ का एक मिरर देती है। अब ये हम पर है कि हम उसमें अपने आप को देख के समझ पाएं और फिर डिसाइड करें कि पिक्चर कैसे बदलनी है।
बर्नआउट सोसाइटी को समझ लिया है, अब अपनी बेटर सोसाइटी की स्क्रिप्ट हमें खुद लिखनी होगी। शायद थोड़ी नो, थोड़ी स्लो और थोड़ी कम्युनिटी उसके कीवर्ड्स होंगी। धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप ये डिस्कशन आपको अपनी लाइफ के प्रेशर्स को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगा। टेक केयर, स्लो डाउन और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विचार के साथ। स्टे सेन एंड कीप दैट स्पार्क अलाइव। आप मशीन नहीं, इंसान हैं। मैंने जितनी भी बातें बताई हैं इनका सोर्सेज एंड रेफरेंसेस ब्युंग-चुल हान की किताब द बर्नआउट सोसाइटी और उनके इंटरव्यूज या समरीज से मैंने ये इनसाइट्स लिए हैं। कुछ की रेफरेंसेस: हान्स कोट ऑन डिसिप्लिनरी वर्सेस अचीवमेंट सोसाइटी, सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लेनेशन, पॉजिटिविटीज वायलेंस कोट, यस वी कैन एनालिसिस बाय जलीस रहमान एंड एनालिसिस ऑफ सिस्टमिक बर्नआउट इश्यूज अमंग अदर्स। इन शॉर्ट, ये सब फैंसी रेफरेंसेस का जिस्ट यही है कि जो कुछ मैंने बोला वो अकेले मेरी दिमाग की उपज नहीं, बल्कि फिलोसफर्स और रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया हुआ है, ताकि आपको यकीन हो कि दिस इज अ रियल स्टडीड फिनोमिनन, नॉट जस्ट पर्सनल ओपिनियन।